ऑर्थोपेडिक सर्जरी हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने जनरल टर्म्स देखी थी लास्ट लेक्चर में, और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स देखे थे। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्थोपेडिक इंजरी, फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर आपको क्या लगता है सर्जरी में हम इसको कौन सी इंजरी कह सकते हैं? मेडिकली कौन सी इंजरी है ये? ट्रॉमेटिक इंजरी है। तो किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी को ट्रीट करने का एक बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है? सबसे पहले ये तो नहीं है ना कि पेशेंट छत से, वो जो किसी की हड्डी टूटी है वो छत से नीचे गिर के टूटी है, वो रोड ट्रैफिक पे एक्सीडेंट होके टूटी है, ऊपर गाड़ी गुजर गई है, या किसी भी तरह से वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, इस तरह उधर इधर किसी की हड्डी टूटी है। तो ये तो नहीं होता ना कि कोई आपके पास हॉस्पिटल में आ गया है तो आपने क्या करना है कि उसकी हड्डी को पहले पकड़ के जोड़ना शुरू कर देना है। वो जो होगा ना पेशेंट, वो स्क्रीम कर रहा होगा पेन के साथ, और इसके अलावा उसकी शायद इतना ब्लड लॉस हुआ हो उस दौरान कि इतना उसका ब्लड लॉस उस दौरान हुआ हो कि उसका जो है ना बुरा हाल हुआ हो, मतलब उस शॉक में हो जा सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड लॉस। तो उसकी मेन चीज़ सबसे पहले क्या होनी चाहिए? और इसके अलावा एक बहुत बेसिक चीज़ कि वहाँ पे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या ऊपर से नीचे गिरा है और उसकी स्किन उतर गई है, ऊपर से हड्डियाँ उसकी टूटी हैं, टांग की हड्डियाँ हैं, बाजू की हड्डियाँ। तो एक और भी चीज़ का मसला होता है, वो क्या होता है कि वहाँ पे क्या आ जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको सबसे पहले हमारे माइंड में होना चाहिए कि एक हड्डी तोड़ के बंदा आया, उसकी सबसे पहले हमने हड्डी नहीं जोड़नी, सबसे पहले उनकी इस चीज़ों को ख्याल रखना है, मतलब कि सपोर्टिव थेरेपी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी में। तो रिससिटेशन इज़ बेसिक स्टेप फर्स्ट। रिससिटेशन विद ABC प्रोटोकॉल या ATLS प्रोटोकॉल, जो कि आपका एक जनरल सर्जरी का टॉपिक भी है जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, कि एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, कि उसमें आपने सबसे पहले ABC मेंटेन करनी है पेशेंट की, उसकी एयरवे, उसकी ब्रीदिंग, उसकी सर्कुलेशन को सबसे पहले हमने देखना है, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। उसके बाद उसको मैनेज करने के बाद किसी भी जनरल आपके पास अब ये जो चीज़ें हैं ना जो हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर आपके पास कोई भी ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आता है ना, आपको उसकी स्पेसिफिक चीज़ का भूल गया, मतलब आपने फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा है कि फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस हो गया तो आपने क्या ट्रीटमेंट करना है, आपको भूल गया है, उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भूल गई है, या आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिला प्रॉफ में। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो जनरल मैनेजमेंट है। आप किसी भी फ्रैक्चर के अंदर लिख सकते हो एटलीस्ट टू गेट सम मार्क्स। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट होता है उसके एक अलग मार्क्स होते हैं, बट अगर आपको भूल गया तो ये ट्रीटमेंट आप किसी भी फ्रैक्चर में लिख सकते हो। दैट इज़ वाई दिस ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमारा सबसे पहले क्या है, ABC प्रोटोकॉल, फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय ATLS, फॉर एग्जांपल ABC, जो कि हम इसको चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ABC मेंटेन करने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज़ किया, उसको दर्द के लिए दवाई दी, एनाल्जेसिया दिया, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोफिलैक्सिस दिया, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। और इसके अलावा ऑब्वियसली टेटनस प्रोफिलैक्सिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले किसी भी फ्रैक्चर के साथ पेशेंट आएगा तो ये 3 चीज़ें हैं, ABC ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करना है, दूसरा उसको हॉस्पिटल लेके जाके एनाल्जेसिया देना है एक अच्छा सा, ताकि उसकी दर्द ख़त्म हो, और एंटीबायोटिक का कवर दे देना है प्रोफिलैक्टिकली। फिर हमारा आता है कि जो हमारी स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट के। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो जनरल फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रैक्चर, बट इट इज़ स्पेशली फॉर दैट फ्रैक्चर, किसी भी फ्रैक्चर के लिए। वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे एक पेंसिल टूट गई है, ठीक है, पेंसिल 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। अब आप पेंसिल को जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेंसिल के जो 2 हिस्से हैं उन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, 1 to 1 एक दूसरे के करीब लेके आएंगे। लेकिन वो एक दूसरे के करीब अगर आप रखेंगे तो आपको लगता है कि वो दोबारा से हिल जाएगी, दोबारा से अलग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
उसके ऊपर कोई टेप लगानी पड़ेगी या उसके ऊपर कोई रबर बैंड लगाना पड़ेगा या कुछ ऐसी चीज़ें लगानी पड़ेंगी कि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, ठीक है। तो वो जो पेंसिल को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, आप दोनों पेंसिल के हिस्सों को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, दिस इज़ नोन एज रिडक्शन, कि उनको अपनी असल पोजीशन पे वापस लेके आना। और उनके ऊपर जो आप टेप लगा रहे हो या उनके ऊपर आप जो रबर बैंड लगा रहे हो, दैट इज़ फिक्सेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन, ताकि वो दोनों पीसेस अलग ना हो। सो सेम इन द केस विद बोन फ्रैक्चर, ठीक है। बोन टूटी है, आपने क्या किया कि उन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आए, दोनों बोन के पीसेस को उनकी पोजीशन में वापस लेके आए। तो ये जो उनकी पोजीशन में वापस लेके आना होता है, ठीक है, दिस इज़ नाउन एज लाइक दिस इज़ द किसी की टिबिया फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है, इसका एंड ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, ठीक है, इधर गया हुआ है फॉर एग्जांपल। तो आप उसको क्या करोगे, उसकी पोजीशन में वापस लेके आओगे और उसको उसके साथ अप्रॉक्सीमेट करोगे दोबारा से। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट करना होता है, इसको एक दूसरे के करीब लेके आना होता है, दोनों बोन्स को एंड टू एंड जोड़ना होता है, दिस इज़ नाउन एज रिडक्शन, ठीक है। बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद हमने क्या किया कि इनको फिक्स किया, इनको रिहेबिलिटेट किया, इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें अप्लाई की कि ये दोनों जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ी रहे। अगर हम सिंपली उनकी पोजीशन को वापस ले आएंगे तो पेशेंट थोड़ी सी भी मूवमेंट करेगा तो वो दोबारा से पीसीज अलग हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, उनको फिक्स किया, उनको रिहेबिलिटेट जो है स्टेबलाइज किया विद सम थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली वी कैन नॉट अप्लाई द टेप हेयर और द रबर बैंड हेयर, देयर विल बी सम इंस्ट्रूमेंट्स, देयर विल बी सम थिंग्स जो कि हम अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे स्क्रूज लगाते हैं हम और फिर प्लेट्स लगाते हैं और फिर नीड वो पिन्स लगाते हैं और एक्सेट्रा, वो हम देखेंगे फिक्सेशन करते हुए, ठीक है। और तीसरा होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या है कि ऑब्वियसली एक हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, पेशेंट इमोबिलाइज रहेगा, अपने बेड पे रहेगा कोई महीनों डिपेंडिंग अपॉन के फ्रैक्चर कितना है। तो वो जो 6 महीने उसने बेड पे गुजारने हैं, क्या होगा, मोबाइल पेशेंट जो है उसकी मूवमेंट पहले जैसी रहेगी नहीं। सो वी हैव टू गिव सम फिजियोथेरेपी, वी हैव टू एक्चुअली मूव द लेग इन सर्टेन, मतलब कि टाइम पे उसको मूवमेंट का कहना है, ताकि वो हड्डी जो है ना वो ठीक रहे, उसकी फिजियोथेरेपी अच्छी होनी चाहिए, फॉलोअप अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर तो खुदा ना आप में से किसी का किसी चीज़ का भी कभी ज़िंदगी में फ्रैक्चर हुआ होगा तो आपको वो सारे अपने वो लाइफ के ना सारे वो इमेजेस सामने आए होंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हुआ था, और फिर आपको सारी वो स्टोरी का एक समझ आ रहा होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो एटलीस्ट यू शुड गो टू द ऑर्थोपेडिक वार्ड और वहाँ पे जाके पेशेंट्स को देखा करें कि उनको फ्रैक्चर हुआ होता है तो उन्होंने क्या क्या अप्लाई किया होता है। एंड आई विल शो सम वीडियोस, उसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, बट एटलीस्ट गो लाइक वन टाइम टू द ऑर्थोपेडिक वार्ड। और ऑब्वियसली हाउस जॉब में आप जाएंगे तो यू विल सी दोज पेशेंट्स, बट अभी भी थोड़ा सा इसको माइंड में लेके आने के लिए, इसको समझने के लिए, सिनेरियो क्रिएट करने के लिए यू शुड एटलीस्ट गो वन टाइम और वहाँ पे जाके पेशेंट्स को देखें कि उन्होंने किस किस तरह से फ्रैक्चर को ट्रीट किया होता है, ठीक है, स्टेबलाइज किया होता है, फिक्स किया होता है, रिडक्शन करते हैं वो किस तरह से। तो दिस इज़ द केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ रिडक्शन, हमने करनी है अब रिडक्शन की थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। अब हम चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा हमने एक इमेज क्रिएट कर लिया कि ये पेशेंट था, हमने इसकी हड्डी को इस तरह किया, बट नाउ वी विल गो इनटू सम डिटेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द डिटेल ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन जो है वो दो तरह से हो सकती है। रिडक्शन इज़ जस्ट कि वो जो दो पीसेस अगर अलग हुए थे उन दोनों को हमने क्या किया, अपनी वापस पोजीशन में लेके आए, ताकि वो बोन जो है ना वो अपनी असली हालत में ही हील हो। ये तो नहीं है ना कि हम उसको उसी तरह छोड़ देंगे तो वो बोन उधर ही की उधर ही फ्यूज़ होके हील हो जाए, ये तो नहीं हम चाहते ना, ठीक है। तो उसको उसकी पोजीशन में वापस लेके आना है। तो रिडक्शन इज़ व्हाट, इट इज़ अ फ्रैक्चर reducing a fracture involves trying to return the bones to their normal anatomical position. It is just a simple
मतलब प्रोसीजर के जिसमें उसको नॉर्मल उसकी पोजीशन में वापस लेके आना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। जैसे वो आपने हर्निया में देखा था ना कि वो उसका सैक होता था, हम उसकी जो सॉरी सैक में जो कंटेंट्स होते थे उनको रिड्यूस करते थे, उनकी जो भी इंटेस्टाइन आई होती थी उनको हम फिंगर के साथ अंदर अंदर वापस उनकी पोजीशन में वापस भेजते थे, वहाँ पे हम रिडक्शन करते थे। सेम इज़ द केस हियर कि एनाटॉमिकल पोजीशन में वापस लेके आना है सिंपली द रिडक्शन। अब जो रिडक्शन है ना वो दो तरह से हो सकती है। जैसे हमने फ्रैक्चर्स की दो टाइप्स आपको याद हो पड़ी थी, एक ओपन फ्रैक्चर था और एक क्लोज फ्रैक्चर था। क्या था वो क्लोज फ्रैक्चर? क्या था कि अभी वो स्किन ब्रीच नहीं हुई, सब कुछ अंदर, हड्डियां अंदर टूटी हुई हैं, बट वो हमें सामने नज़र नहीं आ रही टूटी हुई, एक्सरे पे नज़र आएंगी, तो दैट इज़ क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या था कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर था वो। उसमें क्या हुआ था कि सब कुछ स्किन सारा कुछ टूट गया था, हमें हड्डियां सामने नज़र आ रही हैं टूटी हुई, कोई एक्सरे करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या बाद में करवा लें एक्सरे, लेकिन अभी फ़िलहाल सामने नज़र आ रही है टूटी हुई फ्रैक्चर। यू डोंट नीड एन एक्सरे टू इस्टेब्लिश द डायग्नोसिस कि हाँ वाकई फ्रैक्चर है। तो इसी तरह ओपन रिडक्शन है और क्लोज रिडक्शन है, ठीक है। क्लोज रिडक्शन क्या है कि क्लोज रिडक्शन इज समथिंग कि हड्डी अंदर टूटी हुई है, स्किन ऊपर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, एंड वी हैव टू रिड्यूस द फ्रैक्चर, ठीक है। तो इसमें हम ना टांग को बस रोटेट करते हैं, थोड़ी ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि जस्ट बाहर से ही हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मैन्यूवर्स अप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। वो ऑब्वियसली हम नहीं अप्लाई करेंगे, जो इसमें एक्सपर्ट्स होंगे ऑर्थोपेडिक्स वो करेंगे, उनको पता होता है कि फ्रैक्चर इस तरह का है, तो हमने किस तरह से उसको वापस अपनी पोजीशन लेके आना है। वो उसको देख तो नहीं रहे बट दे नाउ एटलीस्ट। तो क्लोज और मैनिपुलेटिव रिडक्शन मीन्स दैट फ्रैक्चर साइट इज़ नॉट ओपनड एंड फ्रैक्चर इज़ रिड्यूस्ड बाय ट्रैक्शन एंड रोटेशन। तो मैंने नीचे एक वीडियो लिंक ऐड किया है, उसमें आपको क्लोज रिडक्शन जो है उसका वो दिखाया जाएगा कि कूलीज फ्रैक्चर हुआ है किसी का रिस्ट का, तो वो किस तरह से उसकी क्लोज रिडक्शन करते हैं। यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल बट यू शुड एटलीस्ट सी के क्लोज रिडक्शन में वो कैसे बाजू को ऊपर नीचे दाएं बाएं करता है, डिपेंडिंग अपॉन के हर एक फ्रैक्चर का डिफरेंट होता है। तो वो उसको क्लोज रिडक्शन कर रहा है, मतलब बाहर से ही रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज़ क्लोज रिडक्शन। फिर आता है ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होगा, सामने से मतलब आपको नज़र आ रहा है कि दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं, सामने नज़र आ रही हैं, ऊपर का पीस उधर गया हुआ है, नीचे का पीस उधर गया हुआ है, और आपने स्किन भी ऊपर से उतरी हुई है सारी, और आप सामने हड्डियां टूटी हुई हैं, इजीली आप उनको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो और जोड़ सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ओपन रिडक्शन। It is obtained by opening the fracture site and restoring the bony alignment under the direct vision। आपके सामने रीअलाइन करोगे आप, क्योंकि सामने हड्डियाँ टूटी हुई नज़र आ रही हैं। तो ओपन रिडक्शन हम कब करेंगे? ऑब्वियसली अगर ओपन फ्रैक्चर है किसी का, सामने हड्डियाँ टूटी हुई नज़र आ रही हैं, ओपन फ्रैक्चर है, तो ये तो नहीं हम करेंगे ना कि ओपन फ्रैक्चर है तो उसको सारा बंद करके फिर हम बाहर से क्लोज रिडक्शन करें। नहीं, ओपन फ्रैक्चर है तो ऑब्वियसली ओपन रिडक्शन करेंगे। इसी तरह जब हम क्लोज रिडक्शन एक दफ़ा परफॉर्म किया और वो रिडक्शन नहीं हो पाई, पॉसिबल नहीं हुई, फेलियर हो गया है, तो ऑब्वियसली वी विल गो टू द ओपन रिडक्शन। उसको खोलेंगे, सामने हड्डियाँ टूटी हुई नज़र आएंगी और उनको फिर हम रिड्यूस करेंगे। इसी तरह अगर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है, मतलब कि हड्डी नहीं टूटी, जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर हुआ है, जॉइंट के अंदर वाला फ्रैक्चर भी ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू बाय क्लोज रिडक्शन। उसमें हमें जॉइंट को खोल के फिर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रॉसली अनस्टेबल फ्रैक्चर, मतलब कि इतना अनस्टेबल फ्रैक्चर है कि मतलब वो हम उसको स्टेबलाइज ही नहीं कर सकते विदाउट ओपनिंग इट। इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी एडिशनल पॉइंट्स ऐड कर लें, एडिशनल इंडिकेशंस ऐड कर लें, जिसमें बुक के ऊपर पॉइंट्स की फॉर्म में पोली फ्रैक्चर मतलब पोली ट्रॉमा, मतलब कि एक हड्डी है, सोचने वाली बात है, मैं आपसे पूछूं अगर एक हड्डी है उसके 3-4 पीसीज हुए हैं, ठीक है,
सिर्फ वो एक फ्रैक्चर नहीं है, 3-4 पीसेस हुए हुए हैं उसके। तो आपको लगता है कि उसको हम बाहर से रिड्यूस करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएंगे? वो पीसेस तो और इधर उधर बिखर जाएंगे, क्योंकि एक हड्डी के इतने पीसेस हुए हुए हैं। तो ऑब्वियसली पॉलीट्रॉमा के केसेस में भी हमें ओपन करके फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। इसी तरह एक इंडिकेशन होती है ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है किसी का। एक मीनोपॉज बूढ़ी अम्मा आपके पास आ जाती है और कहती है कि मैं बस किचन में काम कर रही थी तो जी मैं नीचे गिर गई और मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो एक तो वो बूढ़ी है, मीनोपॉज में है, और दूसरा वो थोड़ा सा माइनर ट्रॉमा से उसको हुआ है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। तो वी विल कंसिडर कि इसको जो है वो क्या है इसको ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इस केस में भी अगर हम फ्रैक्चर को क्लोज रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी हड्डियां पहले ही इतनी कमज़ोर हैं, आप बाहर से इधर उधर उसकी टांग करोगे अम्मा जी की, तो क्या होगा? और वो इतनी फ्रेजाइल बोन है, और फ्रैक्चर होने के और हिलने खुलने के चांसेस होंगे। तो ऑब्वियसली ऑस्टियोप्रोटिक लेग के अंदर भी आप क्या करोगे? ओपन रिडक्शन। ठीक है, देन वी हैव एक और केस होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम आगे भी एक पढ़ेंगे। इसमें सिंपल ये होता है कि कंपार्टमेंट मतलब कि इतना वो अंदर हड्डी टूट गई, वहाँ पे इतनी इन्फ्लामेशन हो गई, ब्लड आ गया, उधर से सेल्स आ गए, पस आ गई, बैक्टीरिया जमा हो के उन्होंने क्या किया कि वो सारा जो कंपार्टमेंट है ना मसल का, वो सारा बढ़ गया। ठीक है, समझ लें कि अंदर आप विजुलाइज करें, अंदर है, और वो पूरे कंपार्टमेंट में इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि वो ट्रॉमा की वजह से सारा ब्लड, पस, ये वो चीज़ें, मसल्स इधर उधर बिखरे होंगे कि वो पूरा कंपार्टमेंट जो मसल्स का होगा ना, वो सारा प्रेशर इतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोच लें कि फीमर का फ्रैक्चर हुआ था और वहाँ पे हो गया, तो क्या होगा? वो पूरे कंपार्टमेंट में गंद जमा हो गया है। तो आपको लगता है कि जो टीबिया वाला हिस्सा है, नीचे टांग वाला हिस्सा है, उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी? ऊपर इतना प्रेशर है, उसने ब्लड वेसल्स की जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा दी होगी और ब्लड सप्लाई नीचे वाली टांग को कम हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे वाली टांग को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो नीचे वाली टांग को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा? हम डिजिट्स को देखेंगे, डिजिट्स टोज़ को देखेंगे, वो साइनोज हुई होगी, उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ब्लू हुई होगी, और हमें पता चल रहा होगा कि ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप हुआ है इसके। तो उस केस में भी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में भी, हम अगर बाहर से उसकी रिडक्शन करने की कोशिश करें तो मसला और ज़्यादा हो सकता है। सो उस केस में हम बाहर से इंसिजन देते हैं, उसके प्रेशर को रिलीव करते हैं, फिर हम ओपन रिडक्शन करते हैं बोन्स का, सारा गंद वगैरह निकाल के, ताकि हड्डी जो है वापस आ सके। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में अगर बाहर से ही आप इधर उधर मरोड़ो ना हड्डी को, तो उसका बुरा हाल हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द इंडिकेशंस when you perform the open reduction: when there is open fracture, when there is unstabilized fracture, when there is intra-articular fracture, when the closed reduction fails in the polytrauma patient, in the osteoporotic patient, and in the compartment syndrome. ठीक है, so after reduction there is a procedure known as reduction में हमने open reduction की, closed reduction की, तो वी हैव द प्रोसीजर नाउन एज स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन, जिसको हमने क्या कहा था कि बोन्स एक दूसरे के करीब आ गई हैं, अब हमने ऊपर कोई हड्डी शड्डी के ऊपर टेपे शुपे लगानी है। ठीक है, तो उसको अपनी जगह पे फिक्स किया जाए, वो मोबिलाइज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा एक चीज़ होती है दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी भी मैंने वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में दी हैं, उनको लाजमी देखें ताकि आपको पता हो। अगर किसी ने देखा हुआ है पहले तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट। तो उसके इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हम अप्लाई करते हैं
जो कि स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को इतना ज़्यादा टाइटली ना करें, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम डेवलप होने का चांस होता है। और इतना लूज़ भी ना करें कि वो फिक्सेट सही तरह हो भी ना, ठीक है। नॉर्मल जो है एक अप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो फ्रैक्चर होगा वो इमोबिलाइज हो जाएगा। और जो है ना, तो ये जो स्प्लिंट एंड कास्ट होता है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई करते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग द फ्रैक्चर। तो इसको हम अप्लाई करते हैं क्लोज फ्रैक्चर के अंदर। क्लोज रिडक्शन जब हमने की होती है तब अप्लाई करते हैं। ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक होती है। ऑब्वियसली प्लास्टर ऑफ पेरिस हम बाहर की तरफ अप्लाई करेंगे। तो जो है इसकी आपको पता है, अगर बाजू का फ्रैक्चर हुआ तो आपने देखा होगा वो एक गले के अंदर फंदा सा डाल देते हैं साथ में, ताकि वो एक जगह पे रुका रहे। तो वो स्लिंग के साथ भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना ऐसे लगाते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ना बिल्कुल एक, जब पहले तो हम पट्टी शट्टी बांधते हैं ना, तो वो बाद में बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बिल्कुल हार्ड हो जाता है और सख्त वट्टा बन जाता है। और फिर मैंने एक वीडियो भी ऐड की हुई है जिसमें वो वट्टा जो है ना वो तोड़ रहे हैं, जो बना हुआ है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जब हमने वो हील हो जाती है बोन, तो फिर हम उसको उतार देते हैं, मतलब हील नहीं, मतलब कह सकते हैं फिक्स हो जाती है तो उसको, ठीक है। तो ये हमारी होती है स्प्लिंट एंड कास्ट, ही हमने अप्लाई करना होता है। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पार्ट से हम ट्रैक्शन से जो है ना स्टार्ट करते हैं।